हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ए टेल ऑफ टू सिटीज जो कि नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर टू, दो शहरों की ये कहानी है। आपने अच्छे से इसकी समरी, इसकी स्टोरी को पढ़ा होगा। तो लंदन और पेरिस शहर की ये कहानी है, तो इसका सही आंसर होगा लंदन एंड पेरिस। व्हाट इज द जेनर ऑफ द नॉवेल? बेसिकली इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। आपको पता होगा चार्ल्स डिकेंस की एक और हिस्टोरिकल नॉवेल है, वो है पिकविक पेपर, जो कि 1837 में पब्लिश हुई थी, और एक है ए टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द नॉवेल इज रिटन इन। दोस्तों, ये नॉवेल विक्टोरियन पीरियड में लिखी हुई है। विक्टोरियन पीरियड बेसिकली वह टाइम था जब क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल यूके के अंदर चल रहा था। यह टाइम पीरियड माना जाता है 1837 से 1901 के बीच का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस विक्टोरियन पीरियड को जिसने रिप्लेस किया था वो था एडवर्डियन, यानी कि विक्टोरियन के बाद में जो पीरियड आया उसे एडवर्डियन पीरियड कहा गया, और विक्टोरियन के पहले जो पीरियड था वो जॉर्जियन पीरियड था। मैंने एक वीडियो में उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज ऑफ, यानी कि ये नॉवेल की जो स्टोरी है बिफोर और ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस की क्रांति के आसपास ही घूमती रहती है। हम देखते भी है नॉवेल के अंदर कि फ्रांस की क्रांति में फ्रांस रिवॉल्यूशनरी को दिखाया गया है, और वहीं पर यह स्टोरी दो शहरों के बीच घूमती रहती है। ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज पब्लिश्ड इन 1859 में यह पब्लिश हुई थी। इसको पब्लिश करवाया था चार्ल्स डिकेंस ने। इनकी एक मैगजीन है ऑल द ईयर राउंड, इसमें यह पब्लिश हुई थी। इन हाउ मेनी वीकली इंस्टॉलमेंट्स वाज द नॉवेल पब्लिश्ड? ये दोस्तों 31 इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुई है स्टोरी, फ्रॉम अप्रैल 1859 टू नवंबर 1859। मैं आपको बता दूं कि मैंने ए टेल ऑफ टू सिटीज की समरी को, यानी कि इसकी स्टोरी को, इसके कैरेक्टर्स को और ऑथर के बारे में अलग से डिस्कस किया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बनेंगे इस वीडियो के। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मर्ज किया है, यानी कि इस वीडियो में मैंने लिया है। वो क्वेश्चंस नेट एग्जाम के हैं, वो क्वेश्चंस पीजीटी एग्जाम के हैं, केवीएस एग्जाम के, और इसमें जो एमपी टेट की प्रीवियस एग्जाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच पीरियोडिकल द नोवेल वाज पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट? तो मैंने आपको बता दिया ऑल द ईयर राउंड में ये पब्लिश हुई थी। ये बेसिकली इनकी एक मैगजीन है ऑल द ईयर राउंड, इसमें सीरियल से ये पब्लिश हुई थी। टोटल 31 इंस्टॉलमेंट में इसको पब्लिश करवाया गया था। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवेल? दोस्तों, इस नॉवेल के अंदर टोटल 45 चैप्टर्स हैं। कितने? 45। और कितनी बुक्स में इसको पब्लिश करवाया गया? तो 3 बुक्स। इन हाउ मेनी बुक्स वाज द नॉवेल पब्लिश? 3 बुक्स में इसको पब्लिश करवाया गया था। मैंने आपको तीनों के नाम बताए थे। पहली का नाम है द रिकॉल्ड टू लाइफ, है ना, रिकॉल्ड टू लाइफ, ये पहली बुक का नाम है। दूसरी बुक का टाइटल है द गोल्डन थ्रेड, एक सुनहरा धागा। और तीसरी और लास्ट बुक है द ट्रेक ऑफ ए स्टॉर्म, है ना। तो ये तीनों बुक के नाम आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देता जाऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज? दोस्तों, बेसिकली अगर मैं सोर्स की बात करूं इस नॉवेल के, तो इसका सोर्स माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर एक बुक लिखी थी थॉमस कार्ले ने। उस बुक का नाम है हिस्ट्री बाय थॉमस कार्ले, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये इस बुक का सोर्स माना गया है। हु वाज रिलीज आफ्टर 18 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम बेस्टाइल इन बुक 1? दोस्तों, हम देखते हैं रिकॉल्ड टू लाइफ जो हमारी बुक 1 है उसमें यह सीन दिखाया गया है कि डॉक्टर मेनेट नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसको 18 सालों से बेस्टाइल के किले में कैद करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने एवरमोंट फैमिली के उन दोनों भाई की कहानी को लोगों के बताना चाहा, उजागर करना चाहा। तो उन्होंने उस डॉक्टर मेनेट को, जो कि एक फिजिशियन है बाय प्रोफेशन, उनको बंद कर दिया है उस कैद खाने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर मेनेट? फिजिशियन। ये एक भौतिक शास्त्री है। एज ऑफ लूसी व्हेन शी मेट हर फादर, यानी कि लूसी को जब पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है, कौन बताता है उसको? मिस्टर लोरी, मिस्टर जार्विस लोरी लूसी को बताता है कि उसके पिता जिंदा है। ये दोनों उसके पिता से मिलने के लिए फ्रांस जाते हैं। फ्रांस में पेरिस नाम की एक जगह है, वहां पर ये लोग जाते हैं।
वहां पर जब लूसी अपने पिता को देखती है, तो लूसी उस समय पर 17 साल की थी जब वो वहां पर गई थी। लूसी अपने पिता को देखती है कि उसके पिता पागलों की तरह जूते बनाने का काम कर रहे हैं, शू मेकर वो है ना। तो ये नॉवेल में बहुत अच्छे से स्टोरी में दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर डज लूसी लिव इन इंग्लैंड? लूसी कहां पर रहती है इंग्लैंड में? डोवर नाम की एक जगह पर। डोवर जो कि वर्तमान में एक बंदरगाह भी है, वहां पर लूसी रह रही थी। हाउ डज लूसी रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट हिज फादर इज अलाइव? दोस्तों बेसिकली लूसी को जब यह पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है, तो लूसी बिल्कुल बेहोश टाइप हो जाती है। शी फेंट्स एट द न्यूज। फेंट्स का बेसिकली मतलब होता है बेहोश हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि शी लूज कॉन्शियसनेस फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ समय के लिए उसने कॉन्शियसनेस को बिल्कुल खो दिया, लेकिन फिर अचानक से वो उठती है और वो कहती है, थैंक यू अंकल, मेरे पिता जिंदा है, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच। वो कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है? फिर वो मिस्टर लोरी के साथ कहां पर जाती है? पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डू जार्विस लोरी एंड लूसी गो टू टेक डॉक्टर मेनेट बैक टू इंग्लैंड? यानी कि इंग्लैंड जब ये वापस लेकर आते हैं, तो उसके पहले ये कहां से उनको लेकर आ रहे हैं? सेंट एंटोनी एक जगह का नाम है पेरिस के अंदर, है ना। तो सेंट एंटोनी नामक जगह से ये लोग इंग्लैंड लेकर आ रहे हैं डॉक्टर मेनेट को। हु इज चार्ल्स डार्ने? चार्ल्स डार्ने बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इस नॉवेल का, जो कि पति है लूसी का। हम देखते हैं ये फ्रांस का एक इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे देश में घुस गया है। दोस्तों इमिग्रेंट है ये फ्रांस का, ये ब्रिटेन के अंदर रहने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में ये जिस परिवार से बिलोंग करता है, एवरमोंट फैमिली से, वो फैमिली गरीबों पर अत्याचार करती है, जो कि चार्ल्स डार्ने को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये अपनी फैमिली के सभी लोगों से रिश्ता तोड़कर फ्रांस से भागकर इंग्लैंड के अंदर आ गया है। लेकिन इंग्लैंड में इसके अंदर इसके ऊपर केस चलता है, इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। बर्सार्ड और रोजर क्लाई नाम के दो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं चार्ल्स डार्ने पर कि ये एक स्पाई एजेंट है, ये ब्रिटिश की आर्मी के ट्रूप्स की जानकारी फ्रांस को दे रहा है। तो इस पर केस चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है। हालांकि इसको बचा लिया जाता है सिडनी कार्टन और इसके एक वकील मिस्टर स्ट्राइवर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द डिस्गस्ट विथ हिज एरिस्टोक्रेटिक फैमिली व्हाट स्टेप डज डार्नी टेक? यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी क्या स्टेप लेता है चार्ल्स डार्ने? तो हम देखते हैं कि ये भले ही उस अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, एवरमोंट फैमिली से, लेकिन ये अपने जो सरनेम है वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और ये एडॉप्ट करता है अपनी माँ का जो सरनेम है उसका इंग्लिश वर्जन, यानी कि अपने मामा के सरनेम का इंग्लिश वर्जन ये यूज करता है। दोस्तों हम देखते हैं इसका असली नाम चार्ल्स एवरमोंट रहता है। ये जो मार्क्सिस्ट सेंट एवरमोंट है, जिसने रेप किया है एक लड़की का, जिसने मारा है गेस्पार्ड के एक लड़के को अपने चैरियट के नीचे, उसका भतीजा रहता है चार्ल्स एवरमोंट। लेकिन ये नाम बदल कर रह रहा है इंग्लैंड में। इसका इंग्लैंड में जो नाम है वो है चार्ल्स डार्ने। व्हाट डू जॉन बर्सार्ड एंड रोजर क्लाई क्लेम अगेंस्ट द चार्ल्स डार्ने? यानी कि जॉन बर्सार्ड और रोजर क्लाई ने क्या क्लेम किया है चार्ल्स डार्ने के अगेंस्ट में? तो दैट ही गेव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रिटिश ट्रूप्स, यानी कि ये लोग कोर्ट में कहते हैं कि ये जो चार्ल्स डार्ने है ना, इसने ब्रिटिश ट्रूप्स के बारे में जानकारी दी है नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस के लोगों को, यानी कि ये स्पाई एजेंट है, स्पाई एजेंट। हु इज द कार्बन कॉपी ऑफ चार्ल्स डार्ने? चार्ल्स डार्ने की कार्बन कॉपी है सिडनी कार्टन। हम देखते हैं कि सिडनी कार्टन जो कि एक बैरिस्टर है इंग्लैंड का, लेकिन काफी डिप्रेस्ड व्यक्ति है ये, जो कि मोहब्बत करता था लूसी से, लेकिन लूसी इसकी ना हो सकी। दोस्तों लूसी से यह मोहब्बत करता है, लेकिन लूसी मोहब्बत करती है चार्ल्स डार्ने से, और चार्ल्स डार्ने से ही शादी होती है लूसी की। और हम देखते हैं आगे कि सिडनी कार्टन लूसी के मोहब्बत में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट भी है, हीरो है। इन द नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज विच कैरेक्टर सफर फ्रॉम मेमोरी लॉस? यानी कि वह कौन सा कैरेक्टर है जिसको बार बार भूलने की आदत है? वो कैरेक्टर है दोस्तों डॉक्टर मेनेट। मेनेट साहब बार बार भूल जाते हैं। मेनेट साहब ये भी भूल गए कि उन्होंने 18 साल जब कैद में थे तब एक लेटर लिखा था, और वो लेटर उन्होंने कहां पर रखा हुआ है, वो उन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। उन्हें तो जैसे कुछ याद ही नहीं है कि उन्होंने लेटर भी लिखा था। तो ये डॉक्टर मेनेट है जो बार बार भूल रहे हैं।
हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर मेनेट्स लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट? डॉक्टर मेनेट 18 साल से बेस्टाइल के किले में बंद क्यों थे? उसके पीछे क्या कारण था? कौन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? इसका सही आंसर है एवरमोंट फैमिली। दोस्तों मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्ने के अंकल और इसके पिता दोनों ने मिलकर एक पीजेंट गर्ल का रेप किया था, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, उसके भाई को मार डाला, उस लड़की को मार डाला। लेकिन वहां पर एक उस लड़की की छोटी बहन बच जाती है जिनका नाम है मैडम डिफार्ज, जो बाद में बदला लेती है। तो एवरमोंट फैमिली की ये हरकत, ये करतूत डॉक्टर मेनेट को पता थी, और क्योंकि डॉक्टर मेनेट बदला लेना, डॉक्टर मेनेट जो है ये बात बता देते वहां के लोकल सिटीजन को, वहां पर पुलिस को, तो शायद इसीलिए इस एवरमोंट फैमिली ने उनको जेल में बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्राई टू सेव द गर्ल मार्क्सिस रेप्ड? यानी कि मार्क्सिस ने जिस लड़की का रेप किया था उसको बचाने की कोशिश किस व्यक्ति ने की थी? ये थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेनेट। लेकिन वो लड़की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है उसकी, वो मर जाती है दोस्तों। हु इज द लास्ट सर्वाइविंग फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ विक्टिम गर्ल? यानी कि उस परिवार की लास्ट सर्वाइविंग गर्ल कौन है? जिस लड़की का रेप हुआ था उस परिवार की लास्ट सर्वाइविंग गर्ल कौन है? तो वो है मैडम डिफार्ज। हम देखते हैं कि एवरमोंट फैमिली पूरे परिवार को खत्म कर देती है उनके, लेकिन लास्ट में एक गर्ल बच जाती है जो कि उस समय पर काफी छोटी थी, अब वो बड़ी हो चुकी है, उसका नाम है मैडम डिफार्ज, और वो बदला लेती है इन सब से। What is the symbol of royal tyranny in the novel A Tale of Two Cities? टायरेनी का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों अत्याचार, यानी कि रॉयल अत्याचार, यानी कि जो शाही अत्याचार है, ये सिंबल है किस चीज का? यानी कि बेस्टाइल में उस समय पर, क्योंकि एवरमोंट फैमिली रहती थी, वहां पर जो शासन करता थे, जो कि शासन किया करते थे, वो लोग काफी रॉयल थे और उन्होंने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करी है उन लोगों पर जो कि कौन है? कॉमन पीपल है। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ रॉयल टायरेनी इन द नॉवेल? इस नॉवेल में रॉयल टायरेनी का जो सिंबल है वो है दोस्तों बेस्टाइल। बेस्टाइल वो जगह है, वो जगह है बेसिकली जहां पर ये लोग अत्याचार करते थे, क्रूएलिटी करते थे लोगों के साथ में, और वहां पर एक जेल थी, उसमें उन लोगों को बंद कर दिया करते थे, उनको कैद कर देते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट निकनेम वाज यूज्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी? बेसिकली दोस्तों फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो फ्रांस के उन लोगों ने, उन रिवॉल्यूशनरी लोगों ने एक नाम दिया था खुद को, वो था जैक्वेस, है ना? जैक्वेस जो कि नाम दिया था फ्रांस के उन क्रांतिकारियों ने अपने आप को। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन विच सेल डॉक्टर मेनेट वाज केप्ट ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन बेस्टाइल? यानी कि बेस्टाइल में जब वो बंद थे तो उनको किस सेल में रखा गया? 105 नॉर्थ टावर नाम की एक सेल थी। हु इज कंसिडर्ड ए हीरो फॉर हिज इम्प्रिजनमेंट इन बेस्टाइल? यानी कि बेस्टाइल में बंद कैद वो कौन व्यक्ति था जो एक हीरो के रूप में वहां पर उसको कंसिडर किया गया है? वो है डॉक्टर मेनेट। व्हाट डज मार्क्सिस डू आफ्टर किलिंग गेस्पार्ट सोन? यानी कि गेस्पार्ट के बेटे की मृत्यु करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद में एवरमोंट ने क्या किया? मार्क्सिस एवरमोंट ने क्या किया? आपको पता होगा स्टोरी कुछ ऐसी है कि मार्क्सिस सेंट एवरमोंट अपने किले की तरफ जा रहा था अपने चिरियोट में बैठकर, लेकिन इसकी बग्गी के नीचे एक गरीब का लड़का आ जाता है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। उसके जब डेथ होती है तो उसका जो पिता है गेस्पार्ट, वो उसे लेकर वहां पर बैठा हुआ है, वो रोने लगता है। तभी ये मार्क्सिस सेंट एवरमोंट जेब में से कॉइन निकालकर उसे फेंकते हुए देता है, ये लो हर जाना। यानी कि काफी घमंडी व्यक्ति है ये एवरमोंट, है ना? बाद में होता यह है कि जो गेस्पार्ड है इसने मार दिया किसको? इस एवरमोंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ही थ्रोज ए कॉइन टू हिम टू कंपनसेट हिम फॉर हिज लॉस। हु किल्ड मार्क्सिस? मार्क्सिस को कौन मारता है? गेस्पार्ड मारता है। गेस्पार्ड मारता है जब ये सो रहा था रात के टाइम पे। हालांकि बाद में गेस्पार्ड भी 1 साल इधर उधर भटकने के बाद में इसको पकड़ लिया जाता है और अरेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर किलिंग मार्क्सिस गेस्पार्ड लीव ए नोट नियर हिम, व्हाट वाज द रिटन ऑन दैट? यानी कि जब मार्क्सिस एंड एवरमोंट को गेस्पार्ड ने मार दिया, उस वक्त मारने के बाद में ये एक नोट छोड़कर गया था। वो क्या था? ड्राइव हिम फास्ट टू हिज टॉम्ब, यानी कि इसे ले जाओ अपनी कब्र के पास जल्दी से। ये किसने कहा? ये कहा गेस्पार्ड ने। गेस्पार्ड का ये नोट था किसके लिए? सेंट एवरमोंट के लिए।
व्हाट नेम वाज रिटन ऑन द नोट, उस नोट में एक नाम लिखा था, वो क्या था? जैक्वेस। जैक्वेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उस समय पे हो रही थी, तो क्रांतिकारी अपने आप को जैक्वेस नाम की एक संज्ञा उन्होंने दी थी, ये निकनेम उन्होंने अपने आप को दिया था, है ना? तो जैक्वेस उस पर लिखा हुआ था। हाउ वाज गेस्पार्ड पनिश्ड फॉर किलिंग मार्क्सिस्ट, यानी कि गेस्पार्ड के साथ क्या होता है, उसको कैसे पनिश किया जाता है? आफ्टर बीइंग इन हाइडिंग फॉर ए ईयर, यानी कि 1 साल तक छिपे होने के बाद फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। गेस्पार्ड की भी डेथ हो जाती है। लूसी वाज इन लव विथ, लूसी किसके साथ प्यार में थी? चार्ल्स डार्ने, यानी कि चार्ल्स डार्ने और लूसी की शादी होती है, जबकि लूसी से मोहब्बत कौन कौन करता था? मिस्टर स्ट्राइवर, वो वकील जिसे क्या दिया था? उस वकील को वार्निंग दी थी, किसने? मिस्टर जार्विस लोरी ने। वो वकील जो मिस्टर स्ट्राइवर है, जो चार्ल्स डार्ने का केस लड़ता है कोर्ट के अंदर, वो भी लूसी से प्रेम करना था और वो अपनी मोहब्बत को जाया करने के लिए, साझा करने के लिए इसको प्रपोज करने का सोच रहा था, लेकिन लोरी ने कहा कि क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम एक लड़की के हाथों, वो मना कर देगी तुम्हें, तुम्हारा प्रपोजल वो एक्सेप्ट थोड़ा ना करेगी। और हुआ भी ऐसा, लूसी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसको? स्ट्राइवर को। उसके बाद हम देखते हैं कि सिडनी कार्टन, जो कि रियल हीरो है इस नॉवेल का, वो भी मोहब्बत करता था लूसी से, और उसने तो मोहब्बत में अपनी जान भी लुटा दी, ये हम देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन था हमारा, लूसी वाज इन लव विथ, लूसी थी चार्ल्स डार्ने के लव में। और अगर क्वेश्चन ये आए कि सिडनी कार्टन वाज इन लव विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा लूसी। हु वाज मेडली इन लव विथ लूसी? सिडनी कार्टन। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। व्हाट डज सिडनी कार्टन प्रॉमिस टू लूसी, क्या प्रॉमिस करता है सिडनी कार्टन लूसी से? ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जो अपने प्रिय लोग हैं, तुम्हारे अपने जो प्रिय लोग हैं, उनके लिए भी मैं जान दे सकता हूं। ही प्रॉमिस्ड टू एम्ब्रेस एनी सेक्रीफाइस फॉर हर, हर मतलब लूसी, एंड फॉर दोज डियर टू हर, और उसके जो भी प्रिय लोग हैं, चाहे वो उसका पति हो, उसके पिता हो या उसकी बेटी हो। और ऐसा किया भी सिडनी कार्टन ने, यानी कि सिडनी कार्टन एक सच्चा आदमी था दोस्तों। चार्ल्स डिकेंस वाज बोर्न इन, इनकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है कि किस दिन इनका जन्म हुआ था। तो 7 फरवरी 1812 को इनका बर्थ हुआ था, और 9 जुलाई 1870 को इनकी 9 जून 1870 को इनकी डेथ हो जाती है। चार्ल्स डिकेंस का फुल नेम क्या है यहाँ पर? तो चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, ये इनका फुल नेम है, जो अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। हु इज नोन एज द जेकाल, हमने जब कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था तब मैंने आपको क्लियरली इसके बारे में काफी डीप में बताया था कि सिडनी कार्टन को जेकाल कहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये मिस्टर स्ट्राइवर की मदद करता है ना, और इसको द जेकाल की संज्ञा दी गई है। व्हाट हैपेंस विद डॉक्टर मैनेट when he learns the real identity of चार्ल्स डार्ने, जब डॉक्टर मैनेट को रियल आइडेंटिटी पता चलती है चार्ल्स डार्ने की, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? he reverts to his obsessive show making, यानी कि उन्हें धक्का लगता है, उन्हें झटका लगता है, और वो फिर से जूते बनाने का काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि शादी के बाद डॉक्टर मैनेट को पता चल जाता है कि चार्ल्स किस फैमिली से बिलोंग करता है। who destroy the shoe making bench and tools of डॉक्टर मैनेट, यानी कि डॉक्टर मैनेट की जो शू बनाने की जो बेंच थी और उनके जो टूल्स थे, उनको कौन डिस्ट्रॉय करता है? तो लोरी और मिस प्रोस, ये दोनों डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो अपने पास्ट को भुला पाए। हु इज जैक्वेस फोर? तो अर्नेस्ट डिफार्ज को जैक्वेस फोर की संज्ञा दी गई है। हु इज जेरी क्रंचर? ए पोर्टर एट टेल्सन बैंक, और यही है दोस्तों जो मिस्टर लोरी को एक मैसेज देता है। हु गिव्स द न्यूज ऑफ चार्ल्स डार्ने एंड लूसी मैरिज टू मैडम डिफार्ज, यानी कि चार्ल्स डार्ने और लूसी ने शादी कर ली है, यह जानकारी मैडम डिफार्ज को कौन देता है? तो बर्सार्ड। ये बर्सार्ड का पूरा नाम, यानी कि इसका एक और नाम है सोलोमन प्रोस, ये आपको आगे पता चलेगा, है ना। तो इस व्यक्ति ने सूचना दी थी किसको? मैडम डिफार्ज को, कि लूसी ने शादी कर ली है चार्ल्स डार्ने से और ये दोनों अब पति पत्नी हो गए। और फिर मैडम डिफार्ज प्लान करती है मर्डर, किसका? लूसी का। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिस प्रोस एंड बर्सार्ड? बेसिकली दोस्तों ये जो बरसात, BAR है, बरसात जो है, मैं इसको बरसात ही प्रोनाउंस कर रहा हूं, पता नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन किया है, लेकिन मुझे अभी यही बोलने में आ रहा है। तो बरसात इज द लोस्ट ब्रदर ऑफ मिस प्रोस, यानी कि मिस प्रोस का ये भाई था दोस्तों। बेसिकली ये गुम हो गया था, लेकिन जब ये लोग बाद में मिलते हैं अमेरिका में, जब ये लोग बाद में मिलते हैं एक शॉपिंग के दौरान, तब
जो है कि ये मिल जाता है और बरसात और मिसप्रोस एक दूसरे से मिल लेते हैं, जबकि ये भाई बहन है। इसका पूरा नाम आप देखेंगे सोलोमन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बरसात? इसका पूरा नाम है सोलोमन प्रोस, है ना। तो प्रोस क्योंकि इसका मिस प्रोस का भाई है, इसीलिए इसका नाम है सोलोमन प्रोस। हु ब्लैकमेल्स बरसात? बरसात को किसने ब्लैकमेल किया है इस नॉवेल के अंदर? तो सिडनी कार्टन ने। हम देखते हैं सिडनी कार्टन ब्लैकमेल करता है इस बरसात को, क्योंकि ये बरसात जो है ना, इसने मैसेज पहुंचा दिया था चार्ल्स डार्ने और लूसी की मैरिज का मैडम डिफार्ज के पास में। Who sends a letter to चार्ल्स डार्ने फ्रॉम पेरिस? यानी कि चार्ल्स डार्ने के पास पेरिस से मैसेज जो आता है, वो लेटर कौन भेजता है? तो वो भेजता है इसका एक सर्वेंट जिसका नाम था गैबेल। गैबेल कहता है कि मैं और तुम्हारे पूरे परिवार के लोग, हम सब यहाँ पर कैद है। ये लोग पागल हो चुके हैं, इंग्लैंड के लोग पागल हो चुके हैं, जिन्होंने हमें कैद कर लिया है और ये हमें मार डालेंगे। प्लीज एवरमोंट तुम बचाने के लिए आ जाओ। वो एवरमोंट नाम से मैसेज लिखता है चार्ल्स डार्ने को और कहता है कि तुम बचाने के लिए आ जाओ। फिर चार्ल्स डार्ने उसको बचाने भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इसको भी वहां की जनता पकड़ लेती है और इसको कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। इन विच जेल वाज चार्ल्स डार्ने केप्ट? यानी कि चार्ल्स डार्ने को किस जेल के अंदर बंद करके रखा गया था? ला फोर्स प्रिजन। ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट डार्ने वाज ब्रॉट टू ट्रायल? यानी कि कितने महीनों तक उसे जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद में उसको जो है कि ट्रायल पर लाया गया था। तो अराउंड 15 मंथ। हाउ डज मिस प्रोज मीट हर लोस्ट ब्रदर इन पेरिस? यानी कि पेरिस के अंदर उनके गुम हुए भाई लोस्ट ब्रदर से कैसे मिलती है बरसात से? तो वो मिलते हैं वाइल्ड शॉपिंग। यानी कि शॉपिंग कर रही थी वो पेरिस के अंदर, तभी उन्हें कौन मिलता है? बरसात। हु आर द टू ब्रिटिश स्पाई इन द नॉवेल? इस नॉवेल के अंदर दो ब्रिटिश स्पाई कौन कौन है? पहला है बरसात, दूसरा है रोजर क्लाई। बरसात का एक दूसरा नाम है सोलोमन प्रोस, सोलोमन प्रोस, और क्लाई का पूरा नाम है रोजर क्लाई। What punishment was given to डार्ने इन फ्रांस? यानी कि फ्रांस के अंदर डार्ने को क्या पनिशमेंट दी गई? He was sentenced to be guillotined, यानी कि उसको सजा दी गई कि वो उसकी गिलोटिन से हत्या कर दी जाए, ये उसको सजा दी गई थी। What is the only language मैडम डिफार्ज could speak? यानी कि कौन सी वो सिर्फ अकेली लैंग्वेज है जो मैडम डिफार्ज जानती थी और वो बोल सकती थी? वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। मैडम डिफार्ज सिर्फ फ्रेंच बोल सकती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। इसीलिए हम देखते भी है कि जब मैडम डिफार्ज आती है लूसी को मारने के लिए, तब मिस प्रोस से वो फ्रेंच में कुछ कहती है। मिस प्रोस उनकी बातों को समझ नहीं पाती है, लेकिन वो उनके इंटेंशन को समझ जाती है कि ये जरूर कुछ बुरा करने के लिए आई है, और फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है और मैडम डिफार्ज की खुद के हाथों बंदूक से डेथ हो जाती है। What were the last words of सिडनी कार्टन? सिडनी कार्टन के अंतिम शब्द क्या थे? It is a far better thing that I do that I have ever done. It is a far better rest than I go than I have ever known. यानी कि सिडनी कार्टन कहता है कि मैंने जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया है ना, तो वो सिर्फ ये काम किया, यानी कि इसके अलावा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने अभी तक का सबसे अच्छा काम ये किया है। इट इज अ फार बेटर रेस्ट, ये सबसे बढ़िया एक रेस्ट पे मैं जा रहा हूं। मैं अब जो है कि मरने जा रहा हूं अपने प्यार के लिए, जो कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था। तो ये अंतिम शब्द रहते हैं किसके? सिडनी कार्टन के। Who said 18 years said the passenger looking at the sun, gracious creator of day to be buried alive for 18 years। यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो कोटेशन है, ये मिस्टर लोरी कहते हैं डॉक्टर मैनेट के बारे में, जो कि इस नॉवेल के अंदर हमें दिखाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कोटेशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज ए सेल्फलेस हीरो इन द नॉवेल? हम सभी जानते हैं सिडनी कार्टन इज द ओनली मैन जो कि एक सेल्फलेस हीरो है इस नॉवेल का। दोस्तों, इसी के नोट के साथ हमारा ये आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये एंड होता है। आई होप आपको एक टेल ऑफ टू सिटी के लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने एक टेल ऑफ टू सिटीज की समरी को नहीं पढ़ा है, आपने इसकी स्टोरी को नहीं जाना है, आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता है, या फिर आपको ऑथर के बारे में नहीं पता है, आपको इसकी थीम के बारे में नहीं पता है,
सिंबल्स को आप नहीं जानते हैं या आप मोटिव्स को नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, उन पर आप क्लिक करके ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। मैंने सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर एक अच्छे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक नई स्टोरी के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना।